प्रोमिनेंट एकेडमी बच्चे, आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 को, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे। ये कंट्रोलेबल होती है, कन्वीनियंट सोर्स होता है एनर्जी का, जिसे हम अपने घर में, अपने स्कूल में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बनती किससे है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारी जो करंट है वो रेगुलेट होता है, कंट्रोल होता है, हीटिंग इफेक्ट का क्या होता है, इनकी एप्लीकेशन के इनको डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। हमें पता है एयर करंट होता है, वाटर करंट होता है। अगर वाटर फ्लो होता है उससे वाटर करंट बनता है। ऐसे ही जब इलेक्ट्रिक चार्जेस कंडक्टर में फ्लो होते हैं, कंडक्टर जैसे कि मेटेलिक वायर वगैरह, उसमें जब फ्लो होता है तो उससे क्या जनरेट होता है बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे अगर टॉर्च की बात करें तो टॉर्च में हमें पता है कि सेल्स डलते हैं, जिसे हम बैटरी भी कह सकते हैं। अगर हम उन्हें प्रॉपर वे में, प्रॉपर ऑर्डर में रखेंगे तो वहां से करंट का जो चार्जेस हैं वो फ्लो होने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारा जो बल्ब है या फिर टॉर्च है वो ग्लो हो जाती है। अब हमने ये देखा हुआ है कि टॉर्च तभी ही लाइट प्रोड्यूस करते हैं जब हम उसे ऑन करते हैं। तो ये स्विचेस कैसे कैसे करते हैं, बेसिकली स्विचेस क्या है, एक मेन लिंकर है जो कि सेल और बल्ब के बीच में होता है बच्चे। ये कंटिन्यूस और क्लोज पाथ को मेंटेन करते हैं। जो ये कंटिन्यूस और क्लोज पाथ बनता है जिससे हमारा करंट फ्लो हो रहा है, उसी हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब अगर सर्किट ब्लॉक हो जाए, अगर बीच में से आप कुछ, या फिर लाइक सपोज करो आप टॉर्च को टर्न ऑफ कर दो या फिर सेल वगैरह आप गलत डाल दो, तो उस केस में हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा बच्चे। अब हम इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम एक्सप्रेस इस वे में कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ चार्जेस हमारे एक पर्टिकुलर एरिया में पर यूनिट टाइम में फ्लो हो रहे हैं, उसी हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर दूसरे वर्ड्स में कहूं तो मैं कह रही हूँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, अगर आपने लर्न करनी है। अगर मैं सर्किट की बात करूं, सर्किट जो है हम मेटेलिक वायर में से क्रॉस करवा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली हमारे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। बट की थी उस टाइम पे हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हमें सिर्फ ये पता था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसे फ्लो होता है जब पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो अपना एक डायरेक्शन में फ्लो करते होते हैं, तो इससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो बनता है। कन्वेंशनली हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करता होता है, वो ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव में मूव कर रहे हैं। तो मतलब बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि सर्किट मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन मेरे नेगेटिव है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, तभी एक सर्किट बनता है बच्चा। अब बच्चे अगर हमारा एक चार्ज एक क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में, उसे हम करंट कहते हैं। यही चीज यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है कि जो हमारा करंट होता है वो पर कितना हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम पे उसके इक्वल होता है। अब मैं जब चार्ज की बात कर रही हूँ, चार्ज के जो एसआई यूनिट होते हैं वो होते हैं कूलम्स। ये किसके इक्वल होता है, 1 कूलम जो है ये मेरे 6 × 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है बच्चे। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन्स लिखते हो तो आगे आपको नेगेटिव चार्ज भी लगाना पड़ता है, ये मेंशन करने के लिए कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। वही जब मैं करंट की बात कर रही हूँ, ये आई करंट, तो करंट के ऐसा यूनिट होते हैं एम्पियर। तो बेसिकली मैं कह रही हूँ यहाँ पे एम्पियर इसके यूनिट है, कूलम्स इसके है, और टाइम के क्या यूनिट होते हैं बेटे, सेकेंड। समझ आई बच्चे बात, यही चीज यहाँ पे लिखी। अब एम्पियर एक साइंटिस्ट के नाम पे ही बना था। एक एम्पियर का मतलब क्या है, मैं 1 एम्पियर कह रही हूँ, ये 1 एम्पियर हम कह रहे हैं कि मेरा 1 एम्पियर का मतलब है कि 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड पे फ्लो हो रहा है, उसे हम कहते हैं 1 एम्पियर। यही चीज आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया जो ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अब जो हमारे करंट है उनको स्मॉल यूनिट्स में भी हम क्वांटिटी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब मिनी एम्पियर में भी शो कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे किया हुआ है। ऐसे हम माइक्रो एम्पियर में भी इनको मेजर कर सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है एमीटर, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में हमें हेल्प करता है। ये इसमें क्या होता है, बेसिकली बच्चे हम जो हमारे सर्किट है उसको सीरीज में अरेंज करते हैं और उसमें करंट देखते हैं प्रॉपर मेजर करने के लिए। जैसे कि आपको इस साइड पे दिखाया हुआ है प्रॉपरली कैसे हमारे ये सारा सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है रीडिंग करने के लिए कि हमारा कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है बच्चा। पोटेंशियल डिफरेंस, अब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करे वो
कौन सी चीज है जो उनको फ्लो करने को अलाउ कर पाती है, वो फ्लो हो पाते हैं। बेसिकली जो चार्जेस हैं बच्चे, वो कॉपर वायर वायर में अपने आप फ्लो नहीं कर सकते। जस्ट एज ये हम कहते हैं वाटर जो है एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब में अपने आप फ्लो नहीं कर सकता, एक एंड जो है उसको हमें वाटर पाइप के हायर लेवल पे रखना पड़ता है और दूसरे को लोअर पे रखना पड़ता है, तभी वाटर फ्लो होता है, ऊपर से नीचे तभी जा पाता है। ऐसे ही अगर मैं चार्जेस का फ्लो करवाना चाहती हूँ मेटेलिक वायर्स में, तो ये ग्रेविटी के थ्रू तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर पाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो ये कंडक्ट कैसे करवाया जाता है बच्चे? थ्रू बैटरीज, जिसमें एक या फिर दो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं। ये केमिकल एक्शन होता है जो कि सेल में होता है, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, जिससे जब ये कनेक्ट करते हैं हमारे कंडक्टिंग जो एलिमेंट है उससे, जिससे एलिमेंट में जो प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा और ये चार्जेस को मूव करवा देता है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है बच्चे। अगर हम करंट को मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें सेल को प्रॉपरली एक्सपेंड करना पड़ता है, उसके केमिकल एनर्जी को स्टोर करके रखना पड़ता है बच्चे। अब इन्होंने क्या कहते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करें दो पॉइंट्स के बीच में, तो हम इसको कह सकते हैं कि कितना काम हुआ है पर यूनिट चार्ज। वही चीज यहाँ पे लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस V से डिनोट किया है, कितना काम हुआ है पर यूनिट चार्ज, ये लिखा हुआ है। अब पोटेंशियल डिफरेंस के ये यूनिट होते हैं वो होता है वोल्ट, और इसका नाम भी एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है। अब इसको ही मैं यहाँ पे 111, तो मैं कह सकती हूँ 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? दो पॉइंट के बीच में कितना करंट कैरी किया जा रहा है जब उसने 1 जूल ऑफ वर्क कर लिया है टू मूव अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब वो चार्ज मूव कर रहा है बच्चे, इसी चीज को यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया। अब कहते हुए जैसे कि आपको करंट मेजर करने के लिए एम मीटर दिया हुआ है, ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या होता है बच्चे? वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर है, जैसे एम मीटर सीरीज में लगा होता था ना बच्चे, इसमें जो है हमारा सर्किट है वो पैरेलल में अरेंज होता है, ताकि वहां पे प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस बने और जिसे हम मेजर कर पाए बच्चा। डायग्राम आना चाहिए, तो उसके लिए कुछ सिंबल्स दिए गए हैं आपको यहाँ पे। इन्होंने कहा, कहते हैं हमें पता है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, बट वो किससे बना होता है? सेल से बना होता है, प्लग की से बना होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से बना होता है, कनेक्टिंग वायर से बना होता है। तो एक प्रॉपर डायग्राम बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल, सेल को शो करने तो आप इस तरीके से शो करोगे, अगर बहुत सारे सेल हैं तो ऐसे आप शो करोगे। अगर आप प्लग को बता रहे हो कि वो अभी ओपन है, तो ये है। जब आप प्लग को क्लोज कर रहे हो, मतलब कि आप क्लोज सर्किट बन चुका है, मतलब स्विच ऑन कर दे, तो ये वाला होगा। कोई दो वायर्स अलग अलग पॉइंट से आप ज्वाइंट कर रहे हो कॉमन पॉइंट पे, तो ये वायर ज्वाइंट्स होंगे। यही कोई वायर विद इन ज्वाइनिंग कर रहा है किसी और वायर के साथ, तो उसके लिए हम ये वाला साइन यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए हम ये वाला साइन यूज करेंगे बच्चे। रेजिस्टेंस, कोई रुकावट होती है ना, जैसे करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसको अपोज भी कुछ कर रहा होगा, तो उसको हम रेजिस्टर करते हैं, तो उनको हम इस तरीके से शो करते हैं। ऐसे बहुत सारे वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर अपने शो करनी है तो उनको हम ऐसे शो करते हैं बच्चे। एम मीटर जो कि हमारे करंट को मेजर करता है, उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। अब जी बच्चे, अब आया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि क्या होता है। हम ये कहते हैं कि ओम्स लॉ का मतलब ये होता है कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट। अब मैंने अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ से हटाना है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा और आर आई आ जाएगा। आर रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ से इन्होंने एक्टिविटी 11.1 दी है, जिसमें हमें कहा है कि एक सर्किट लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे वोल्ट मीटर है पोटेंशियल देखने के लिए, और यहाँ पे हमारा एम मीटर लगा हुआ है करंट देखने के लिए। यहाँ पे हम पहले एक सेल, फिर दो सेल, फिर तीन सेल, फिर चार सेल लगा के देखेंगे करंट कितना फ्लो होगा, करंट की वैल्यू कितनी आएगी, पोटेंशियल कितना होगा, और वोल्टेज अपॉन आई कितना आएगा। वोल्टेज अपॉन आई, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट कितना होता है बच्चे? ये आर के इक्वल होगा।
यस और नो। अब इसमें आपको प्रॉपरली दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास नाइक्रोम की वायर है जो कि एक्स वाई है, ये हमारे पास नाइक्रोम की वायर लगी हुई है जो कि 0.5 मीटर की है। यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा है वो 1.5 वोल्ट आ रहा है, जो अगर मैं हर सेल की बात कर रही हूँ, हर सेल से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि अब आपने फाइंड करना है कि इसमें से कितना करंट फ्लो होगा। तो सपोज करो फर्स्ट कंडीशन में मैं कह रही हूँ जो मेरा करंट फ्लो हो रहा है वो 0.2 एम्पियर हो रहा है। तो जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें तो पहले वाले में बताया हुआ है कि हर एक में 1.5 है। जैसे आप सेल बढ़ाते जाओगे बच्चे ये भी बढ़ता जाएगा करंट और पोटेंशियल, क्योंकि हमने कहा है कि जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ता जाता है। तो अगर इसको मैं डबल कर दूंगी तो ये कितना बन जाएगा, 0.4 एम्पियर। और रेजिस्टेंस बच्चे हर किसी में सेम होगा, तो इसमें आर और ये कितना हो जाएगा, इसको भी डबल कर दोगे तो 3.0 एम्पियर। अब इसको कर दोगे फर्दर, 3 सेल लगने पे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही हम इसको अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 एम्पियर। अब इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 एम्पियर, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6.0, सॉरी वोल्ट। यहाँ पे ये सारे किस में आते हैं, वोल्ट में। समझ आई बच्चे बात। नेक्स्ट बढ़ता जा रहा था तो हमें जो पीछे एक्टिविटी दी थी उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन जो करंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रेशियो देता है बच्चे। अब इसके बाद 1827 में हमारे पास एक जर्मन के फिजिस्ट थे जिन्होंने ये फाइंड किया था रिलेशनशिप क्या होता है, क्या था करंट में और पोटेंशियल डिफरेंस में अक्रॉस दी टर्मिनल्स। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एंड्स पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, वही चीज जो मैंने ओम्स लॉ में आपको समझाई है। अगर मैं इसको नीचे को कर रही हूँ तो ये कांस्टेंट इक्वल है, यहाँ पे आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चे, यही चीज लिखी है, ये एज पर ओम्स लॉ ही हमें यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब मैं अगर इसको ही प्रॉपरली मेंशन करना है तो जो मेरा रेजिस्टेंस होता है वो हम उसके यूनिट होते हैं ओम, और हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के होते हैं वोल्ट, और जो करंट के होते हैं वो एम्पियर होते हैं। तो इसको अगर मैंने वर्ड्स में लिखना है तो कैसे लिखूंगी कि मेरा कितना 1 वोल्ट जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर हो रहा है, जब मेरा करंट कितना है 1 एम्पियर, उसी हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके बच्चे, रेजिस्टेंस के। मतलब जितना जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही करंट कम होगा बच्चे। यही चीज आपको यहाँ पे लिखी है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया कि अगर रेजिस्टेंस डबल हो रहा है तो करंट हाफ हो जाएगा बच्चे। ऐसे ही हम ये प्रैक्टिकल केसेस में इसको यूज करते हैं हमारे करंट को इंक्रीज या भी डिक्रीज करने के लिए। अब अगर एक कंपोनेंट में कह रही हूँ जिससे हमारा करंट रेगुलेट होता है विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स, उसे हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। हमने पीछे पढ़ा था ना कि इस टाइप का वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज कर रहे थे, हमने पीछे सिंबल्स में पढ़ा था। तो हम उसको यूज करते हैं कि उस केस में क्या होगा, हमारा करंट चेंज होता जाएगा बट वोल्टेज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो उस डिवाइस का नाम जिससे हम करंट को मैनेज करते हैं, रेजिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, उसका नाम है रियोस्टेट। समझ आई बच्चे बात। अब आई नेक्स्ट एक्टिविटी 11.2। इस केस में आपको क्या कहा है कि आपके पास अब दोबारा से नाइक्रोम की वायर है, एक टॉर्च बल्ब है, एक 10 वोल्ट का आपके पास बल्ब है, और एक एमीटर लगा हुआ है। आपने यही सर्किट बनाना है, प्रॉपर सेटअप बनाना है। उसमें आपने ना 4 सेल ड्राई सेल्स कनेक्ट करने हैं जिनमें सभी में इतना वोल्ट क्रॉस कर रहा होगा, एमीटर वगैरह उस पर लगा हुआ है सब कुछ। नाइक्रोम की वायर लगा के देख लो एक बार, फिर आप टॉर्च बल्ब लगा के देख लो, फिर एक बार आप ना 10 वोल्ट का बल्ब वैसे लगा के देख लो। फिर देखो कि इनमें इनमें करंट कितना का आ रहा है। इन्होंने ये चीज कहा है। हमने जब आप बेटे करंट देखोगे ना सभी में करंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। डिफरेंट डिफरेंट क्यों आएगा, क्योंकि जो करंट है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिफरेंटली फ्लो होता है बच्चे। अब क्या है, कईयों में तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, कईयों में बिल्कुल कम रेजिस्टेंस
होती है बच्चे, यही चीज यहाँ पे आपको लिखी गई है। और इसके अलावा इन्होंने कहा, कहते हैं अगर मैं कहूँ हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटली फ्लो नहीं कर सकते कंडक्टर में, कुछ रिस्ट्रेन्स होती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं एटम्स को कि वो आगे फर्दर मूव ना कर पाए। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है कंडक्टर्स में वो कौन रोकता है? रेजिस्टेंस। यही चीज मैंने आपको अभी तक बताई है। अगर मैं बात करूं साइज की, जो साइज होता है वो बेसिकली हम एक अच्छे कंडक्टर में जो रेजिस्टर का हम यूज करते हैं वो साइज बिल्कुल हमेशा लो होता है कि उसमें प्रॉपरली करंट आगे को फ्लो हो पाए बच्चे। अब अगर मैं बात करूं एक कंडक्टर में हम कुछ रेजिस्टेंस होता है उसको हम कह देते हैं रेजिस्टर। अब इसके अलावा इन्होंने कहा है इलेक्ट्रिकल जो साइज होता है जिसमें अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उसमें सबसे कम कंडक्टिविटी होगी। ये तो हमें पता है, हमने अभी पढ़ा है, इनवर्स रिलेशन है। तो इंसुलेटर है, इंसुलेटर्स में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। किस किस पे डिपेंड करती है बच्चे? तो इसके लिए एक्टिविटी 11.3 है जिसमें हमें कहा है कि एक हमने सर्किट बनाना है, हमारे पास सेल है, एमीटर है, निक्रोम की वायर है, प्लग एक की है। तो देखते हैं इसकी डायग्राम। बेसिकली आपके पास ये सेटअप है जिसमें आपको ये पूछा गया है कि हमारे पास जब आप यहाँ पे करंट फ्लो करवाओगे और जो हमारी निक्रोम की वायर है दूसरी वायर के साथ जिसकी थिकनेस सेम है बट उसकी लेंथ डबल हो जाएगी, तो उस टाइम रीडिंग क्या होगी? बच्चे एक चीज मैं बता देती हूँ, अगर लेंथ डबल हो जाती होती है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपकी लेंथ डबल हो रही है, ठीक है, उस केस में रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बच्चे? डबल हो जाएगा। यस और नो? अगर वो ज्यादा हो चुका है, क्या उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा कि कम फ्लो होगा? कम फ्लो होगा ना बच्चे, क्योंकि हमने अभी बड़ा रिलेशन पढ़ा था कि ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन है। यहाँ पे अगर मैं कह रही हूँ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो मेरा करंट क्या हो जाएगा बच्चे? कम हो जाएगा। समझ आई बात? अब इन्होंने क्या कहा, कहते हैं अब नेक्स्ट केस में हम क्या करते हैं, अब आप उनकी थिकनेस चेंज कर दो। जब आप थिकनेस चेंज करोगे बच्चे, थिकनेस का भी क्या है, जितनी ज्यादा हमारे पास थिक वायर होगी, थिक वायर जितनी ज्यादा मोटी वायर होगी उतना कम रेजिस्टेंस होता है बच्चे। मतलब कि अब इस केस में क्या होगा, इस केस में अब जब रेजिस्टेंस कम है तो मतलब अब जो नई आप वायरिंग लगा रहे हो मोटी वाली, तो उस केस में करंट क्या करेगा बच्चे? ज्यादा फ्लो करेगा बच्चे। समझ आई बात? फिर ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन थी। फिर इन्होंने थर्ड कंडीशन में हमें क्या कहा है, कहते अब क्या करो, अब आप मटेरियल ही चेंज कर दो। जब आप मटेरियल चेंज करोगे निक्रोम वायर से, अब आप कहते कॉपर की वायर ले लो, फिर उस कंडीशन में क्या होगा बच्चे? जो करंट है नए वाले में वो ज्यादा फ्लो होगा कंपेरेटिव टू जो पहले वाला था। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है बच्चे वो डिपेंड करती है मटेरियल पे, डिपेंड ऑन मटेरियल। और कॉपर में, कॉपर में रेजिस्टेंस बच्चे कम होती है तो इसमें करंट क्या करेगा बच्चे? ज्यादा फ्लो करेगा। समझ आई बच्चे बात? यही चीज अब आपको नीचे वर्डिंग में भी बताई गई है। इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, कहते हैं आप ऑब्जर्व करोगे एम मीटर पे रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी जब लेंथ को आप डबल कर रहे हो। यही चीज हुई है, जब आप लेंथ को डबल कर रहे हो तो आपका जो करंट है वो हाफ रह जाएगा, क्योंकि ये अगर 2 हुआ है तो ये यहाँ पे 2 आ गया, तो ये 1/2 हाफ ही हो गया बच्चे। यही चीज लिखी है। कहते उसके बाद एमीटर की रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज मतलब यही मैंने बी वाला केस का है। कहते जब आप थिकनेस जो है वो यूज करोगे, थिक वायर आप यूज करोगे। उसके बाद इन्होंने कहा, कहते चेंज हो जाएगी एम मीटर की रीडिंग जब अब आप वायर लग मटेरियल की यूज करोगे बट सेम लेंथ की और सेम क्रॉस सेक्शन की। ये भी चीज मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, यही चीज यहाँ पे आपको लिखी हुई है कि जो हमारी रेजिस्टेंस है वो 3 चीजों पे डिपेंड करते हैं, लेंथ पे, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और किस टाइप का मटेरियल हम यूज करते हैं। अगर मैं प्रिसाइज मेजरमेंट की बात करूं, वो हमें रेजिस्टेंस के कैसे शो हो सकती है, एक यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर में होती है जो कि बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है। किस किस के प्रोपोर्शनल होगा? लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, बट इनवर्स प्रोपोर्शन होता है एरिया के।
अभी हमने किया ना कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, इनवर्स रिलेशन है, वही चीज को यूज करते हुए इन्होंने क्या किया, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हुए यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू ले ली, जिसे हम कहते हैं रो। रो जो है हमारे, इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, और इसके यूनिट क्या होते हैं बच्चे, ओम। और ये किस बेस पे काम करता है, एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, किस टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हो। जो मेटल्स होते हैं और एलॉय होते हैं उनमें सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है, बट वो तो पता ही है, देखो रेजिस्टिविटी कम होगी तभी उनमें करंट फ्लो होते हैं, तभी हम मेटल्स और एलॉय को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखे है, वही कहते हैं इंसुलेटर में बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है, तभी हम इनको यूज नहीं करते होते क्योंकि इनमें करंट ही नहीं फ्लो हो सकता। उसके बाद इन्होंने कहा, कहते जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है ये टेम्परेचर पे डिपेंडेड है, ये चेंज होती है एज पर जैसे हमारा टेम्परेचर चेंज होता है। अब कहते हैं रेजिस्टिविटी जो एलॉयज में है वो जनरली हाई होती है कंपैरेटिव टू मेटल्स, क्योंकि जो एलॉयज हैं वो अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते बच्चे एट द हाई टेम्परेचर। यही रीजन है कि मोस्टली हमारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयन हो गया, टोस्टर वगैरह हो गया है, ये इस चीज के बने होते हैं। वैसे ही इन्होंने कहा टंगस्टन जो है हम मोस्टली जो यूज करते हैं, बेसिकली उसमें क्या लगी होती है बच्चे, इलेक्ट्रिक बल्ब की फिलामेंट्स लगी होती है, बट वही अगर मैं बात करूं कॉपर की, एल्यूमिनियम की, इनको हम मोस्टली यूज करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में। क्यों करते हैं, वही बच्चे टंगस्टन जो है एक एलॉय है, तो ये फिलामेंट्स वगैरह में यूज कर सकते हैं, ये हाई टेम्परेचर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं कंपेरेटिव टू ये, बट हमारे कॉपर एल्यूमिनियम वगैरह नहीं कर सकते, उनको कंटिन्यू फ्लो चाहिए होता है बच्चे। यहाँ पे आपको प्रॉपरली मेंशन भी किया हुआ है, कंडक्टर, एलॉय, इंसुलेटर के अलग अलग मटेरियल है, इनकी रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, यहाँ से आप देख सकते हो। अब रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम और रेजिस्टर की बात की है, कहते हैं अगर हम देखें एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में आप देखते होंगे कि जो करंट है एक कंडक्टर पे वो किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो रेजिस्टेंस पे, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी एंड। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हम यूज करते हैं, जिसके कारण ही हमारे जो रेजिस्टर है वो कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओम्स लॉ है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे अप्लाई करता है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ, हम दो तरीके से रजिस्टर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है बच्चे कि इनको एक एंड से दूसरे एंड के बीच में लगातार आप रजिस्टर लगा लो, और इनको हम कह देते हैं कि ये कनेक्टेड हुए हैं इन सीरीज में। और दूसरी कंडीशन मैं ये ले रही हूं कि यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट से अलग अलग वायर कनेक्ट होते हुए रेजिस्टर लग रहे हैं, और इनको हम कहते हैं कि ये किस में कनेक्ट हुए हैं, ये पैरेलली कनेक्ट हुए हुए हैं। अब अगर मैं रेजिस्टर कह रही हूँ इन सीरीज में लगा हुआ है, तो क्या होगा अगर हमारे जो सर्किट है उसमें जो रजिस्टर है वो अगर वो सीरीज में लगे होंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको 11.4 एक्टिविटी में कहा गया है, क्या कहा है इन्होंने, कहते हैं तीन रजिस्टर्स हैं उनको सीरीज में लगा दे, जैसे 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का। ठीक है, उसके बाद प्लग इन करने के बाद आपने करंट की रीडिंग देखनी है। बच्चे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जब सीरीज की बारी कर रही हूँ मैं, सीरीज में जो हमारा करंट होता है बच्चे वो कांस्टेंट होता है। अगर वो कांस्टेंट है तो मतलब कि चाहे आपका वो 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, इस कंडीशन में जो आपका करंट होगा वो ऑल थ्रू दी सर्किट वो सेम का सेम ही रहेगा बच्चे। सेम रहता है, वो डिपेंड नहीं करता कि हमारे सर्किट की पोजीशनिंग क्या है। इसका मतलब क्या है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है रजिस्टर की, उस कंडीशन में करंट सेम रहता है, हर पार्ट में इक्वली ही करंट जो है वो फ्लो होता है बच्चा। जब हम मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज में मैंने अभी बात की है कि हमारा जो करंट है वो सेम रहता है। अब इन्होंने एक्टिविटी 11.5 में हमसे ये पूछा है कि जब आप अब इसमें कह रहे हो कि करंट सेम रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है। बच्चे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सीरीज में वो सभी का सम अप होता है। मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इन तीनों को मिला के ही बनेगा बच्चे। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3, यही चीज आपको नीचे लिखी गई है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो सभी का सम अप होगा। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है एक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो सीरीज में लगे हुए हैं, वो इंडिविजुअली हर रजिस्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के
वो सम के इक्वल है बच्चे, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। कहते हैं अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट देखो जो यहाँ पे आपको शो किया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सपोज करो लेट कि एक करंट फ्लो हो रहा है आई, और उस केस में कुछ रजिस्टर लगे हुए हैं, हर रजिस्टर में भी जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी कितना है आई। अब पॉसिबली अगर मैं रिप्लेस कर दूं इन तीन जो हमारे रिएक्टर हैं उनको सीरीज में लगे हुए एक सिंगल रजिस्टर्स के साथ, तो पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडीशन में क्या होगा बच्चे, अगर मैं उसमें सेम करंट फ्लो करवाऊंगी तो उस केस में हम अप्लाई करेंगे हमारा ये वाला रूल। अब बच्चे अगर मैं कह रही हूँ जो मेरा पोटेंशियल है वो आई आर के इक्वल है, तो हमने अभी पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टर के इक्वल होता है, और ऐसे ही कहा था। तो मतलब ये मैं इस तरीके से लिखूं कि करंट तो सेम ही रहेगा, रेजिस्टर हमारे अलग अलग है, तो इन सभी को ऐसे ही सम अप कर दूंगी, यस और नो। तो इस कंडीशन में जब मैं इनको ऐसे सम अप कर रही हूँ तो इसका क्या होगा आई आर ओवरऑल, तो यहाँ पे टोटल आई जो है वो कैंसिल हो जाएगा बच्चे। तो मैं ये कह सकती हूँ जो मेरा ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो सभी का सम अप होगा अगर हम ज्वाइंट में हमारे पास सीरीज में है। तो मैं अभी आपको समराइज करके बता देती हूँ, अगर हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है नेटवर्क तो उस कंडीशन में जो करंट होता है बच्चे वो सेम होता है, बट जो पोटेंशियल है और जो रेजिस्टेंस है वो सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर होगा, और जो रेजिस्टेंस होगा वो भी सभी जो हमारे लगे हुए हैं रेजिस्टर उन सभी के सम के इक्वल होगा बच्चे। हो जाएगा ये अब आपसे। नेक्स्ट, अब कंडीशन आई है जब हमारे रेजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलली अरेंज किए गए हैं बच्चे। अगर ये पैरेलली अरेंज किए गए हैं तो आपको एक्टिविटी 11.6 में आपको कहा है कि इस तरीके से ये अरेंज किए गए हैं, तो आप बताओ इसमें क्या होगा। जैसे कि मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, हमने अभी किया सीरीज में, सीरीज में जो रेजिस्टर लगे होते हैं तो हमारा करंट क्या होता है सेम, है ना, यही किया अभी हमने। बट अगर बच्चे वो पैरेलली अरेंज होते हैं उस कंडीशन में जो हमारा करंट होता है ये सम ऑफ ऑल करंट, जितने भी ये करंट हमारे अलग अलग रेजिस्टर में फ्लो हो रहे हैं उन सभी के सम के इक्वल होता है बच्चे। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, यही चीज देखो बच्चे आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके भी दिखाया हुआ है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल करंट जो है वो हर ब्रांच से जितना करंट सेपरेटली मूव हो रहा है उन सभी के सम के इक्वल होता है। अब वही बात आ जाए कि अब अगर मैंने निकालना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर मैं कंबाइन में देखूं जब मैं करंट कह रही हूँ इन सभी के इक्वल है, तो अभी हमने फॉर्मूला किया था बच्चे कि जो मेरा आई होता है वो वी अपॉन आर के इक्वल होता है। अब पैरेलल वाली सीरीज में पोटेंशियल सेम रहता है, अक्रॉस द फील्ड पोटेंशियल सेम रहता है, तो इसका फॉर्मूला वी अपॉन आर वन, वी अपॉन आर टू और वी अपॉन आर थ्री हो जाएगा, ये ओवरऑल का वी अपॉन आर। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो इस कंडीशन में जो मेरा ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा वो रेसिप्रोकल होगा सभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। यही चीज यहाँ कंक्लूड किया, जो मेरा रेसिप्रोकेट हो रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा सम ऑफ ऑल जितने भी हमारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लग रहे हैं उन सभी के रेसिप्रोकल के। अब इसको भी समराइज करके मैं आपको लिख देती हूँ। पैरेलल पैरेलल रेजिस्टर में क्या होता है, जो हमारा करंट होता है वो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल करंट फ्लोइंग के इक्वल होता है। इस केस में पोटेंशियल सेम रहेगा थ्रू आउट द सिस्टम, थ्रू आउट द सिस्टम। और जो मेरी रेजिस्टेंस होती है ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी, 2 मिनट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सम ऑफ ऑल रेसिप्रोकेट ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। समझ आई बच्चे बात। ये अगर आप समराइज करके पैरेलल का और सीरीज का लिख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इस बेस पे ये पूरा का पूरा चैप्टर है, अगर आपने ये एक जगह पे लिख लिया ना, मतलब आपने हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का इजी वे समझ लिया, हर एक कंसेप्ट समझ आ जाएगा आपको। अब बच्चे हो यहाँ पे बात की गई है कि अब अगर सीरीज सर्किट है तो हमें पता है कि जो करंट है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द सर्किट। तो कहते हैं इसमें अब कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, कहते हैं जैसे सपोज करो अब इलेक्ट्रिक बल्ब ले लो या फिर हीटर ले लो,
तो इनको तो बच्चे अलग अलग वाइड रेंज में वैल्यूज चाहिए होते हैं करंट की अपने आप को ऑपरेट करने के लिए प्रॉपरली। एक डिसएडवांटेज तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, जब मैं कह रही हूँ सीरीज में हमारा सारा सर्किट एक ही फ्लो हो रहा है, मतलब इन बिटवीन अगर मेरा कोई भी कंपोनेंट करंट का फेल हो गया, ब्रोक हो गया, उस कंडीशन में मेरा ओवरऑल ही जो सर्किट है वो खत्म हो जाएगा बच्चे। मतलब उस केस में पूरे के पूरे सिस्टम में करंट आना बंद हो जाता होता है बच्चे। मतलब अगर आप बात करो, जैसे हमारी फेरी लाइट्स होती है जिससे हम बिल्डिंग्स वगैरह फेस्टिवल में डेकोरेट करते हैं, मैरिज सेलिब्रेशन में यूज करते हैं। तो अगर आप देखो इलेक्ट्रिशियन बहुत सारा टाइम यूज करते हैं ये देखने के लिए कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रबल हो रही है उनको। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो एक पॉइंट कोई भी एक जगह आ गई जहाँ पे ब्रोक हो गया तो उनका पूरा का पूरा सर्किट ही बंद हो जाएगा। तो उनको क्या करना पड़ता है, जितने भी उनके पास डेड बल्ब्स होते हैं उन सभी को रिप्लेस करना पड़ता है। और अगर मैं दूसरी बात करूं, यही हमारे पास अगर पैरेलल सर्किट हो तो उस कंडीशन में बच्चे हर जगह पे अलग अलग करंट है। जैसे हमारे घर में जो लगा होता है ना बच्चे, वो पैरेलल सीरीज में ही करंट लगा होता है, क्योंकि देखो आपके हर अलग अलग अप्लायंसेस को अलग अलग वोल्टेज अलग अलग करंट के मेजरमेंट चाहिए। तो इस कंडीशन में ही हमारे घरों में तभी ये यूज होता है। वही आपकी अगर अगर आप बात करो, लाइट्स वगैरह घर में लगी होती हैं या फिर और अगर वो एक बार खराब हो जाए तो वो हम कहते हैं ना सारी की सारी लड़ी खराब होगी। क्यों? क्योंकि वो किस में लगी होती है बच्चे, सीरीज का सर्किट में लगी होती है। बट हमारे घर में जितनी भी चीजें लगी होती हैं वो किस में लगी हुई है बच्चे, पैरेलल सर्किट में लगी हुई है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है पैरेलल सीरीज में वो डिक्रीज होता है बच्चे। यही हमारे हेल्प करता है डिफरेंट डिफरेंट गैजेट को कि उनके पास डिफरेंट रेजिस्टेंस हो और वो उसी अकॉर्डिंग अपने डिफरेंट करंट्स के साथ हर चीज को ऑपरेट कर पाए। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें हमें क्या कहते हैं, हमें पता है बैटरीज और सेल्स होती हैं यही हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं इनमें केमिकल रिएक्शन हो रही होती है अक्रॉस दी टू टर्मिनल्स, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करने लग जाते हैं जिससे करंट फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, अब जब करंट फ्लो हो रहा है तो अब क्या है, जो हमारे पास सोर्स एनर्जी है उसको मेंटेन करने के लिए कि उसमें करंट कंटिन्यूसली चलता रहे तो हम उसको यूजफुली यूज करते हैं। तो उसमें कुछ हीट वगैरह रिलीज होते हैं बच्चे। सपोज करो आपका चार्जर है, कुछ टाइम के बाद हम कहते थे गर्म हो गया, या फिर आपका फैन वगैरह अगर वो कंटिन्यूसली यूज में आता है लंबे टाइम के लिए तो हम कह देते हैं वो गर्म हो गया। बेसिकली क्या होता है कि आपके अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टिविटी है तो उस कंडीशन में वो किस फॉर्म में डिस्पार्टेड हो जाते हैं बच्चे, हीट की फॉर्म में। इसको ही हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसी इफेक्ट को हम बहुत सारे डिवाइसेस में यूटिलाइज भी करते हैं, हमारे काम में भी आता है। जैसे अगर आप प्रेस लगा लो ना, आपकी प्रेस में भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम यूज करके हमारे कपड़ों को प्रेस करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर्स है वो भी इसी एप्लीकेशन से वर्क करते हैं। अब अगर हम कंसीडर करें कि एक करंट फ्लो हो रहा है आई एक रेजिस्टेंस थ्रू दी रेजिस्टर है बच्चे आर, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है वी और टाइम लग रहा है जिसमें से एक चार्ज फ्लो हो रहा है। तो उस कंडीशन में अगर मैंने देखनी है कि पावर कितनी उसमें लगेगी, वो कैसे निकालते हैं बच्चे, वो मतलब वो किसके इक्वल होगा बच्चे, मेरा कि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इनटू मेरा करंट। मतलब कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेरा जितना चार्ज फ्लो हो रहा है ओवर द टाइम मैं उससे इसको देख सकती हूँ मेरे को कितनी उसको पावर सप्लाई करनी होगी बच्चे। समझ आई? और इसी चीज से हम कह सकते हैं, कहते हैं हम अगर एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं सर्किट में जिसमें मैं कह रही हूँ ओवर द टाइम टी, तो उस कंडीशन में मैं ये कह सकती हूँ कि क्या होगा, मेरी एनर्जी क्या है उस सोर्स में एक्सपेंड होगी। तो मैं कह रही हूँ यहाँ पे जो एनर्जी है वो टोटली किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है बच्चे, हीट फॉर्म में। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ जो मेरी हीट है अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम कितने फ्लो होएगी, ये इक्वल टू है वी आई टी। मतलब कि मेरी कितनी पावर इनपुट लग रही है मेरे पर्टिकुलर टाइम में, यही चीज आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है बच्चा। समझ आई बात? इसको ही फर्दर हम बाय ओम्स लॉ ये लिख सकते हैं कि जो मेरी हीटिंग है वो किसके इक्वल होगी, आई स्क्वेयर आर टी। इसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कह सकते हैं। ये लॉ किस पे इंप्लीमेंट होता है, ये हम ये कह रहे हैं कि जो मेरी हीट है जो रेजिस्टर में प्रोड्यूस हो रही है, पहली बात तो
वो स्क्वायर ऑफ करंट के इक्वल है, दूसरी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और तीसरी वो टाइम के प्रोपोर्शनल है। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब हमारे पास इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, वो उनको हम कनेक्ट करते हैं प्रॉपर वोल्टेज सोर्स के साथ, कि हमारे पास एक प्रॉपर रीडिंग हो, कैलकुलेशन हो कि हमारे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चा। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें पता है कि जो हमारी हीट जनरेट होते हैं कंडक्टर में से, उसको हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में बच्चे हीटिंग इफेक्ट आता ही आता है, इंक्रीज होता ही है टेम्परेचर, इससे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। हीटिंग इफेक्ट हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल है। इधर आप जो हमारी लॉन्ड्री आयन है उसको देख लो, टोस्टर्स वगैरह, ओवन में, केटल्स में, अपना हीटर वगैरह में हम इनको डेली बेसिस में यूज लेके आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जूल्स हीटिंग। जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है, इसको हम इवन की लाइट को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह ना, पैटीज वगैरह तो देखो सारे बच्चे खाते ही हैं, तो उसमें भी बल्ब लगा होता है ना। बेसिकली वो बल्ब क्यों लगा होता है कि वो हीटिंग इफेक्ट देता रहे, हमारी पैटीज गर्म की गर्म रहे। तो इस कंडीशन में भी ये लिखा है कि जो फिलामेंट्स हैं वो क्या करते हैं बच्चे, वो हीट जनरेट करते हैं, जिससे वहां पे जो लाइट है, लाइट तो मिट होगी होगी, बट वो उस पोर्शन को भी गर्म करके रखती होती है। इस कंडीशन में वो कभी मेल्ट नहीं होनी चाहिए हाई टेम्परेचर पे। तो हम क्या करते हैं, ऐसे मेटल यूज करते होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, अपने बल्ब के फिलामेंट्स को बनाने के लिए। जो ये फिलामेंट्स होते हैं ये थर्मली आइसोलेटेड होने चाहिए, तभी ये आइसोलेटिंग स्पोर्ट्स कर सकते हैं। मतलब इसमें उतना ही हीट का कंडक्ट होगा कि बिना वो मेल्ट होए अच्छे से अच्छा हमें रिजल्ट प्रोवाइड करे। जो बल्ब्स हैं बेसिकली वो केमिकली इनएक्टिव, जो नाइट्रोजन होता है ना या फिर आर्गन होता है गैसेस, इनके साथ फिल किया जाता है कि जो हमारी फिलामेंट्स है वो लंबे टाइम तक चलती रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है पावर जो कंज्यूम करता है ना, वो फिलामेंट्स यूज करता है। वो किस फॉर्म में यूज करता है, हीट फॉर्म में। बहुत ही कम पार्ट होता है कि वो लाइट को रेडिएट करने में यूज करे। अगर इसके अलावा मैं और बात करूं, जो हमारे जूस हीटिंग है, इसको हम फ्यूज में भी यूज कर सकते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है मुझे सर्किट्स को, अप्लायंसेस को, कि इसमें जो हमारे पास अनडली जो बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है ना, उसका फ्लो रेगुलेट करने के लिए, कि वो ज्यादा फ्लो ना हो। फ्यूज बेसिकली क्या होता है, सीरीज में प्लेस्ड होते होते हैं। इनमें एक पीस ऑफ वायर होता है जो मेटल्स या फिर एलॉय से बने होते हैं। एग्जांपल ले लो, जैसे एल्यूमिनियम या फिर कॉपर या फिर आयरन या फिर लेड के साथ। अगर करंट ना बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है कि टेम्परेचर जो फ्यूज का है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। जब फ्यूज का टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो मेल्ट हो जाएगा बच्चे। अगर वो मेल्ट हो गया, अगर सीरीज में लगा हुआ है, तो देखो उनका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो गया तो इससे हमारा फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा, कि हमारा जो घर में शॉर्ट सर्किट लग सकता था या फिर कुछ भी फायरिंग वगैरह हो सकती है, वो सब कुछ रुक चुकी है। सर्किट अब ब्रेक हो चुका है बच्चे। अब फ्यूज हमारे घर में डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम जो फ्यूज यूज करते हैं वो मोस्टली 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 5, 10 एम्पियर का यूज करते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल आयरन है, उस कंडीशन में जो पावर वो कंज्यूम करते हैं वो 1 किलोवाट यूज कर लेते हैं। वो ऑपरेट होती है 220 वोल्ट्स में। करंट इनमें 1000 पर 220 एम्पियर तक होता है, मतलब विच इज अबाउट 4.5 एम्पियर जो इसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है। और वही अगर मैं बात करूं फ्यूज में जो हमारे पास करंट फ्लो होता है वो कितना होता है बच्चे, 5 एम्पियर। तो उनको इलेक्ट्रिक पावर। अब हमने बच्चे एक चीज पढ़ी थी कि हमारे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कितनी रेट में डिस्पार्ट कर रही है, कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। मतलब कि जो मेरा पी है वो वी आई के इक्वल है। इसको मैं फर्दर क्या लिख सकती हूँ, वी किसके इक्वल होता है, आगे आई आर के इक्वल है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ बच्चे, आई स्क्वायर आर। यही चीज बच्चे यहाँ पे आपके लिखी हुई है। और यही कंडीशन में जब मैंने v को अब आई आर लिखा है, तो मैं अब v को सेम लिख के, हमारा i किसके इक्वल होता है, v अपॉन आर के, तो मैं इसको v स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकती हूँ। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसी को ही मैंने वर्ड्स में लिखना है। तो जो मेरा पावर होता है मैं वर्ड्स में लिखती होती हूँ बच्चे। यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारे इलेक्ट्रिक पावर होते हैं हम उसे वॉट में मेजर करते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के इक्वल होगा। यही वर्ड्स में लिखा हुआ है कि बेसिकली मैं कह रही हूँ जो मेरी पावर कंज्यूम हो रही है,
किसी भी डिवाइस में, उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा, जिसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है 1 वोल्ट का। अब वोल्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल यूनिट है, एक्चुअल प्रैक्टिकल बेसिस में हम जो यूज करते हैं वो किलो वोल्ट यूज करते हैं। मतलब 1 किलो वोल्ट कितने वोल्ट्स के इक्वल होता है बच्चे? 1000 वोल्ट के। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के होंगे वो क्या होंगे बच्चे? वॉट आर। मतलब कि 1 वॉट आर किसके इक्वल होगा बच्चे? कितनी एनर्जी मेरी कंज्यूम हो रही है 1 वॉट यूज फॉर 1 आवर। अगर मैं 1 घंटे के लिए हमारा कोई चीज यूज कर रही हूँ, वही मेरी इलेक्ट्रिक एनर्जी के इक्वल होगा। अब इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो इसके यूनिट्स जो होते हैं वो होते हैं जूल्स। अब बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंज्यूम्ड होते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। ये चीज रॉन्ग है बच्चा, कंप्लीटली। वो जो हमारे पास, हम जो इलेक्ट्रिक बोर्ड के लिए पे करते हैं ना, या फिर इलेक्ट्रिक कंपनी को पे करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं बच्चे एनर्जी कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करें हमारे गैजेट्स में से, चाहे बल्ब हो, चाहे फैन हो, चाहे हमारे इंजन हो। तो हम पे करते हैं वो एनर्जी के लिए जिसे हम यूज में लेके आते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल कनेक्ट टुमारो फॉर अनदर चैप्टर। थैंक यू।